बच्चों, आज जो मैं पाठ पढ़ने जा रही हूँ वो है पाठ 14। लेखिका है महादेवी वर्मा और उनकी कृति का नाम है राजेंद्र बाबू। उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की विशेषताओं का रेखांकन अपने इस लेख में किया है। आइए लेख पढ़ें। बहुत ही सादा सरल लेख है, अपने साथ बांधे रखता है। राजेंद्र बाबू को पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था। गद्यात्मक यानी कि सादगीपूर्ण, सादे वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गूंथी है, यह बताना कठिन है। लेखिका कहती है कि मैंने चाहे उन्हें सरल वातावरण में देखा था, सादे वातावरण में देखा था, लेकिन उसमें कितने भावात्मक क्षणों की माला थी, कितने भाव उसमें जुड़े हुए थे, यह बताना बहुत मुश्किल है। मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और शीत अवकाश में अपने घर भागलपुर जा रही थी। लेखिका कहती वह प्रयाग इलाहाबाद में है, वहां पर वो बीए की पढ़ाई कर रही थी और शीत अवकाश यानी कि सर्दियों की छुट्टियों में वह अपने घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई से मिलने की बात थी, मतलब पटना स्टेशन पर उन्होंने अपने भाई से मिलना था, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। स्टेशन के एक ओर 3 पैर वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में परंतु कुछ नागरिक जनों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। विहंगम दृष्टि यानी कि उड़ती हुई सी नजर, सरसरी नजर जाकर लौट आई। वास्तव में भाई से ही यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू है, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। जब उनके भाई ने बताया कि वे सज्जन जो लोगों से घिरे हुए हैं वो राजेंद्र बाबू हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, तब लेखिका को ध्यान आया कि मुझे उन्हें प्रणाम करना चाहिए। पहली दृष्टि में जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों ने ना कोई नई रेखा जोड़ी है और ना कोई नया रंग भरा है। यानी कि जब लेखिका ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार देखा था, उसके बाद से लेकर अब तक उनकी व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आया था। उन्हें जैसे देखा था वो वर्षों बाद भी वो वैसे ही नजर आते थे। सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। कहते जैसे सच्चाई होती है, हम उसमें ना कुछ कम कर सकते हैं ना कुछ उसमें जोड़ सकते हैं, वैसे जो सच्चे व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है उसमें भी हम कुछ जोड़ नहीं सकते, ना ही उसमें से हम कुछ घटा सकते हैं। आगे उनके बारे में बताती है लेखिका। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रिकुटियों के नीचे बड़ी बड़ी आंखें, भ्रिकुटियां यानी कि भौहें, जिन्हें आप आईब्रोज कहते हो। मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, यानी कि मुख जितना था उसके अनुपात में नाक जो थी भारी थी। कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी यानी कि ठोडी, चिन्ह, कुछ मोटे पर सुडौल होंठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, जिसे आप कनक बिन्ना कहते हो रंग, ग्रामीणों जैसी बड़ी बड़ी मूछें जो ऊपर के होंठ पर ही नहीं नीचे के होंठ पर भी रोमिल बालों का आवरण डाले हुई थी। यानी कि उनकी मूछें इतनी बड़ी बड़ी थी कि ऊपर के होंठों को ढक रही थी, साथ में नीचे के होंठों पर भी वो बाल आ रहे थे। हाथ पैर शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो दृष्टि को और भी उलझा लेती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेंटा देकर बांधी गई थी कि एक ओर दाहिने पैर के घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली, घुटना मतलब कि गोडा, और पिंडली यानी कि पैर के ऊपर की जो हड्डी होती है वो। मोटे खुरदरे काले बंद गले के कोट के ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटने के नीचे के बटनों से बंद था। सर्दी के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। यानी कि कपड़े ऐसे पहने हुए थे जैसे कि हड़बड़ी में कुछ भी पहन लिया, बटन ऊपर नीचे जैसे मर्जी बंद कर लिए। एक मोजा जूते पर उतर आया था और दूसरा टखने पर घेरा बना रहा था।
कहते हैं कि जो उनकी जुराबों का इलाज। तो लेखिका बताती हैं कि उनके जो मोजे थे वो जूतों पर उतर आए थे और दूसरा टखने पर घेरा बना रहा था। टखना यानी कि जो पैर के ऊपर की पिंडली होती है उसके आसपास घेरा बना रहा था। मिट्टी की परत से ना जूतों के रंग का पता चलता था ना रूप का। अब मिट्टी जूतों पर इतनी चढ़ी हुई थी, ना पता लगता था कि वो जूते का रंग क्या है और ना ही पता लगता था कि डिज़ाइन क्या है। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उसकी आगे की नोक बाईं भौं पर खिसक आई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनते आए हैं। अतः जो जहाँ स्थिति में अटक गया वह वहीं उसी स्थिति में अटका रह गया। उनकी मुख आकृति को देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। उन्हें जैसा उनका चेहरा था उन्हें देखकर हर व्यक्ति को ऐसा लगता था कि शायद उन्हें कहीं देखा है। अनेक व्यक्तियों ने उन्हें प्रथम बार देखकर भी ऐसा ही अनुभव किया होगा। बहुत सोचने के उपरांत उसी प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। लेखिका कहते हैं कि बहुत सोचने के बाद मैं ऐसी इस अनुभूति का कारण समझ सकी कि वो क्यों ऐसे लगते हैं। राजेंद्र बाबू की मुख आकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। कहते हैं कि उनका सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि उनका जितना भी शरीर था, संपूर्ण गठन था शरीर का, वो एक आम भारतीय नागरिक की आकृति और गठन की छाया थी। अतः उन्हें देखने वाले को कोई ना कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो आता था। मतलब वे बिल्कुल ही साधारण थे, सरल थे, जैसे कोई आम आदमी होता है। बिल्कुल भी फैशनेबल नहीं थे। जैसे कि कोई जितनी बड़ी पोस्ट पर होता है वो उतना ही फैशनेबल बंदा बन जाता है, लेकिन वे बिल्कुल साधारण थे, सरल थे। और वे अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। आकृति या तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता मतलब विशेषता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई वह उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। कहते हैं कि उनकी प्रतिभा और बुद्धि की जो विशेषता थी, प्रतिभा और बुद्धि तो थी और उसके साथ साथ जो उनकी गंभीर सहानुभूति उन्हें प्राप्त हुई इस चीज़ से, वह उनकी सादगी को गर्व प्रदान करती थी, उन्हें गौरव देती थी उन्हें। भाई जवाहरलाल जी की अस्त व्यस्तता भी व्यवस्था से निर्मित होती थी। भाई जवाहरलाल यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कहते हैं जो उनकी अस्त व्यस्तता थी, अव्यवस्थित यानी कि सामान जो इधर उधर बिखरा भी होता था वो भी एक सलीके से पड़ा होता था, किंतु राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था ही अस्त व्यस्तता का पर्याय थी। लेकिन कहते हैं जो राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था यानी कि जितना उन्होंने सामान सलीके से रखा होता था वो सारा ही अस्त व्यस्त लगता था। दूसरे यदि जवाहरलाल जी की अस्त व्यवस्था को देख लें तो उन्हें बुरा नहीं लगता था। कहते हैं कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी की अस्त व्यवस्था को देख लें तो लगता नहीं था कि भी सामान बिखरा हुआ है, लेकिन परंतु अपनी अस्त व्यवस्था के प्रकट होने पर राजेंद्र बाबू भूल करने वाले बालक के समान संकुचित हो जाते थे। कहते जब उन्हें पता लगता था कि लोग मेरे घर में या जो सामान बिखरा हुआ है उसे देखकर लोग बातें कर रहे हैं तो वो शर्मा जाते थे, थोड़े शर्मिंदे से हो जाते थे। एक दिन दोनों पैरों में दो भिन्न रंग के मोजे पहने किसी ने उन्हें देख लिया तो उनका संकुचित हो उठना अनिवार्य था। कहते एक दिन उन्होंने दोनों पैरों में अलग अलग रंग के मोजे पहने हुए थे, मोजे यानी कि जुराबें पहनी हुई थी। तो वो भी जब उन्होंने देखा कि उन्होंने ऐसा किया हुआ तो वो भी शर्मिंदे हो गए। परंतु दूसरे दिन जब वे स्वयं सावधानी से रंग का मिलान करके पहनते तो पहले से भी अधिक अनमिल रंगों के पहन लेते। कहते जब अगले दिन वो सावधानी से रंगों का मिलान करके पहनते फिर भी वो रंग इतने मिलते जुलते नहीं होते थे। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ उनके निजी सचिव, बेटा यहाँ सचिव लिखा हुआ है, सचिव शब्द आएगा, सचिव यानी कि सेक्रेटरी, पीए और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास हो आता है। अब मोजों में से 5 उंगलियां बाहर निकलने लगती, यानी कि जो जुराबों में से 5 की 5 पैरों की उंगलियां बाहर आ जाती। जब जूते के तले
पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते। कहते जब जूते के तले में से पैर दिखाई देने लगते, सुराख हो जाते तलों में, जब धोती, कुर्ते, कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहेज लेते थे। कहते जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कपड़ों का, जूतों का इतना बुरा हाल होता था, तब चक्रधर बाबू उनके इस सामान को अपने लिए रख लेते थे। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया था। यानी वो उनके ऐसे कपड़ों, ऐसी ही चीज़ों को पहनकर प्रसन्न होते थे और खुद को सजा लेते थे। मैंने ऐसे गुरु, शिष्य या स्वामी सेवक फिर अब तक नहीं देखे। लेखक कहते हैं कि मैंने चक्रधर बाबू और राजेंद्र प्रसाद जैसे गुरु शिक्षक या फिर स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे, यानी कि दोबारा ऐसे देखने को नहीं मिले। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए। लेखिका कहते हैं कि राजेंद्र बाबू को निकट से देखने का, मिलने का मौका तब मिला जब वो प्रयाग के महिला विद्यापीठ महाविद्यालय यानी कि कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए वो प्रयाग आए थे। तब वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनसे ज्ञात हुआ कि उनकी 15-16 पौत्रियां हैं जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बिठा सकूं तो उन्हें शीघ्र कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 15-16 पौत्रियां थी जिनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए उन्होंने लेखिका महादेवी वर्मा से बात की ताकि वे उन्हें पढ़ा सके और उनकी शिक्षा जारी रहे। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उनसे छोटी से क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गईं और उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी यानी कि पत्नी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी, साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी यानी कि असंख्य संबंधों का संचालन करने वाली। बहुत बड़ा परिवार था, उन सभी संबंधों को आपस में जोड़ कर रखने वाली स्त्री थी वो। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू रूप में पदार्पण किया था, यानी कि उनका बाल विवाह हुआ था। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों से नीचा करके एक आसन बैठना पड़ता था। कहते वो बड़े घराने के जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार सारा दिन काम करती थी और एक ही आसन में बैठकर वो सर झुकाकर काम करती रहती थी। परिणामतः उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर वे सीधी खड़ी ना हो पाई। अब बैठे बैठे सारा दिन काम करते थे तो उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई थी कि वो चाहे युवती थी, छोटी उम्र थी उनकी, लेकिन वो सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी, कमर झुक गई थी उनकी। बिहार के जमींदार परिवार की वधू और स्वतंत्र युद्ध में अपराजय सेनानी की पत्नी होने का उन्हें कभी अहंकार न हुआ और ना ही उनमें कोई मानसिक ग्रंथि बनी। कहते इतने बड़ी परिवार की बहू, ठीक है, और इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी होने का उनमें ना ही कभी घमंड हुआ और ना ही इस प्रकार की बात उनके दिमाग में कभी आई। छात्रावास की सभी बालिकाओं तथा नौकर चाकरों का उन्हें समान रूप से ध्यान रहता था। कहते जब छात्रावास अपनी पौत्रियों को मिलने आते थे तो वहाँ पर जितनी लड़कियाँ और नौकर चाकर होते थे उनका वो पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन या कुछ घंटों ठहरने पर वे सबको बुलाकर उनका तथा उनके परिवार का कुशल मंगल पूछना कभी न भूलती। घर से अपनी पौत्रियों के लिए लाए मिष्ठान में से प्रायः सब बंट जाता था। देखने वाला यह जान नहीं सकता कि वह सबकी अय्या या दादी नहीं है। मतलब वो घर से अपनी पौत्रियों के जो सामान खाने पीने का लाते थे, वो जितनी भी घर वहाँ पे छात्रावास में लड़कियाँ या ये जो होती हैं काम वाली औरतें होती थी, उन्हें बांट देती थी। और जब वो ऐसा करती थी तो वो देखने वाला यह नहीं कह सकता था कि वो अपनी पौत्रियों की दादी है या इन सब की भी दादी है। गंगा स्नान के लिए तो मुझे उनके साथ प्रायः जाना पड़ता था।
उस दिन संगम पर जितना दूध मिलता, जितने फूल दिखाई देते, सब उनकी ओर से ही गंगा यमुना में भेंट हो जाते। कोलाहल करते हुए पंडों की पूरी पलटन उन्हें घेर लेती। अब वो गंगा घाट पर जाते थे, वहाँ पर पूजा अर्चना करते थे, तो कहते जो वहाँ पे पंडित होते थे वो शोर शराबा करते हुए उन्हें घेर लेते थे, पर वे बिना विचलित हुए शांत भाव से प्रत्येक को उसका प्राप्य देती चलती थी। मतलब कि जो उन्हें दक्षिणा देनी होती थी वो देकर चलती थी। वो बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के साथ बहुत सादगी और संयम से रहें। डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने कहा था कि जो मेरी पौत्रियां हैं वो आम लड़कियों की तरह ही वहाँ पर छात्रावास में रहेंगी। वे खादी के कपड़े पहनती थीं, जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थीं। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोंछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। उस समय संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था, यानी कि भारत की आज़ादी के लिए जितने भी सैनिक थे वो सब ज़्यादातर जेल में ही बंद कर दिए जाते थे। अतः प्रायः किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास से अनुपस्थित होती थी। स्वतंत्रता के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी के विद्यालयों में भर्ती हो गई। केवल राजेंद्र बाबू की पौत्रियां अपवाद रहीं। मतलब छात्रावास की और जितनी भी लड़कियां थी वो या किसी कॉलेज चली गई या अपने घर चली गई, लेकिन राजेंद्र बाबू की जो पौत्रियां थी वो वहाँ पर छात्रावास में ही रह रही थी। राजेंद्र बाबू के भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरा नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पोतियों का दिमाग खराब ना हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। वे जैसे रहती आई हैं उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। कहते जो कर्तव्य है वो सुख समृद्धि का साधन नहीं है, बल्कि परिश्रम का साधन है। परिश्रम करना चाहिए हमें। उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बनाया गया, तब वे दिल्ली गईं और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थीं। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात ना कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएगी। अब लेखिका कहती है कि मुझे भी वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में जाने का मौका मिला। क्यों? उन्होंने जो राजेंद्र बाबू की पत्नी थी उन्होंने लेखिका को वहाँ पर आमंत्रित किया था, तो उनकी जो मेहमान नवाजी थी, अगर लेखिका उस मेहमान नवाजी की बात ना करे तो वो कहती है कि मेरी कथा अधूरी ही रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही था, साथ ही प्रयाग से सिरकी के बने 1 दर्जन सूप लाने का आदेश दिया। बेटा सूप आप देखते हो, कनक छानते हैं, एक बड़ा सा छज्ज जिसे कहते हैं, उसे उस हिंदी भाषा में सूप कहते हैं। तो जो राजेंद्र बाबू की पत्नी थी उन्होंने लेखिका बोला, जब आप प्रयाग से यहाँ आएंगी तो मेरे लिए सूप ले आना। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोड़ने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गईं। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि कभी पहुंचा था न पहुंचेगा। पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया, यानी कि उन्हें गले लगा लिया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में 1 दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे, यानी कि राजेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी हफ्ते में 1 दिन भोजन नहीं खाते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी अतिथि का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। अब लेखिका कहती है कि अगर उनका उपवास था, व्रत था, तो मैं भी वही भोजन खाना पसंद करती जो वे खाते। फलाहार के साथ उत्तम खाद्यों
खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। कहते जब हमारा व्रत होता है तो हम उस दिन उत्तम खाना खाते हैं, बहुत अच्छा पेट भर के खाना खाते हैं। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यय साध्य हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्ठान आदि एकत्र कर लेते हैं। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर प्रयाण करते देखा। लेखिका कहती है कि मुझे अभी वह शाम नहीं भूलती जब मैं राष्ट्रपति को सामान्य एक साधारण से आसन पर बैठकर दिन भर के व्रत के बाद केवल उबले हुए आलू खाकर अपना व्रत खोलते देखा। मुझे भी वही खाते देख उनकी दृष्टि में संतोष और होठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। अब जब उन्होंने देखा कि लेखिका वही खा रहे तो उन्हें एक संतोष मिला और उनके चेहरे पर हंसी आ गई। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अजात शत्रु यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो। अनेक बार प्रश्न उठता है अब लेखिका के मन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिलने के बाद कई बार ऐसा प्रश्न उठता है, क्या वह सांचा टूट गया जिनमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे। अब लेखिका के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि क्या ईश्वर के पास वह सांचा टूट गया है जिसमें राजेंद्र प्रसाद बाबू जैसे सरल और साधारण व्यक्ति बनते थे। मतलब अब तो ऐसे लोग मिलते ही नहीं हैं, हर कोई छल कपट और लूटपाट धोखाधड़ी करने वाले लोग ही रह गए हैं। तो बेटा राजेंद्र प्रसाद के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और सदा, यहाँ पर एक बात आई थी ना, कर्तव्य विलास नहीं कर्मनिष्ठा है, इसी बात को लेकर हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए कि जो हमारा कर्तव्य है वो विलास करने का, सुख भोगने का, सुख सामग्री का साधन नहीं, बल्कि अपने काम को करने का या परिश्रम करने का साधन है। मेहनत करनी, हमें अपना कर्तव्य करना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद।